आपके सामने एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर दिख रहा है और ये राइबोसोम है। अगर इनको हटा दिया जाए तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। नमस्कार, सूचना टीवी जीएस की चल रही कोशिकांग के ऊपर इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगले कोशिकांग यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी भी कोशिका में हम देखना चाहें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका, पहली बात तो यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। फिर अगर संरचना की बात करें तो यह मुख्यतः पतली नलिकाकार द्विस्तरित संरचना के रूप में होती है। जैसे कि आप यहाँ देखें तो इसके मतलब द्विपरतीय संरचना होती है, एक नीचे से और एक ऊपर से, दो परतें होती हैं इसकी। अंतःप्रद्रव्य जालिका मुख्यतः केंद्रक से लेकर के कोशिका कला तक या केंद्रक से लेके कोशिका भित्ति तक अगर कहें यहाँ पर, तो केंद्रक कला से लेके कोशिका कला तक के बीच में फैली संरचनाएं होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये नलिकाकार होती हैं। कुछ केसेस में अंडाकार थैलीनुमा अशाखित लंबी चपटी नलिकाओं के रूप में भी होती हैं और मुख्यतः यह द्विस्तरित पतली नलिकाओं के रूप में केंद्रक कला से कोशिका कला के बीच ये फैली होती हैं। यह मुख्यतः पहली बात तो ये अधिक संख्या में पाई जाती हैं। उसके बाद यह कुछ बिखरी हुई संख्या में भी, जैसे यहाँ पर है और भी बनाई जा सकती हैं इसमें, तो यह कुछ बिखरी संख्या में भी पाई जाती हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका की अगर कार्य की बात करें तो ये कार्य दो प्रकार के कार्य करती हैं। पहली बात तो ये कोशिका कला से केंद्रक और कोशिका के अंदर पदार्थों के आदान प्रदान का भी कार्य करती हैं। उसके बाद यह दो प्रकार की होती हैं और दोनों कार्य के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। एक कार्य तो इनका यह है कि यह सबसे पहले ये प्रोटीन के निर्माण में सहायक राइबोसोम का संश्लेषण करती हैं और दूसरा कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक ये वसा का संश्लेषण करती हैं या फैट का संश्लेषण भी करती हैं। इस आधार पर ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। सबसे एक है खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या अगर कहें रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंग्लिश में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूंकि नाम इनका बहुत बड़ा है इसलिए इन्हें कभी कभी शॉर्ट में RER जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं। दूसरा है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या इंग्लिश में कहें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसे शॉर्ट में SER भी लिखा जा सकता है। ये आपके सामने एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फिगर दिख रहा है और अगर इसमें केवल ये जो बड़े बड़े बिंदु हमको दिख रहे हैं ये राइबोसोम है, अगर इनको हटा दिया जाए तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। अब अगर इनके कार्य की बात करें तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वह, जैसा कि अभी आपने देखा, राइबोसोम का संश्लेषण करती है और राइबोसोम, चूंकि राइबोसोम इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, इस तरह ये इनडायरेक्टली जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। दूसरी है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। केवल राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही ये डिसाइड किया जाता है कि ये स्मूथ है या ये रफ है, यानी कि ये खुरदुरी है या चिकनी है। तो ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है और ये राइबोसोम के संश्लेषण या इंडायरेक्टली कहें तो प्रोटीन के संश्लेषण में, निर्माण में ये सहायक नहीं होती हैं और ये वसा का संश्लेषण करती हैं यानी कि फैट का सिंथेसिस करती हैं और ये उसके बाद कोशिका भित्ति बनाने में सहायक होती हैं या सेल वॉल बनाने में या सेल मेम्ब्रेन बनाने में सहायक होती हैं। तो ये था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इससे पहले अगर हमारे कोशिकांगों की सीरीज के और सारे वीडियो ना देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उससे भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।